जय हिंद मित्रों। आज मैं आप सभी के बीच प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से गुल्ली डंडा जो कहानी है वो सुनाने जा रही हूँ। करीबन 16 कहानियां हैं और मैं क्रमवार एक एक कहानी करके आपको सुना रही हूँ। और आज उसी में से गुल्ली डंडा कहानी है। पहले आप इस कहानी को सुनिए, फिर कहानी की संवेदना क्या है, शिल्प क्या है और इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि हमारे अंग्रेजी दोस्त ये बताते हैं कि हमारे क्या है, एक मतलब ये बचपन की बाल्यावस्था की बात होती है कि गांव में ही 3-4 लोग होते हैं। पहले तो वो दोस्त होते हैं, लेकिन समय के साथ एक दोस्त होता है ना, वो बहुत आगे निकल चुका होता है जिंदगी में। बाकी और जो दोस्त होते हैं वो गांव में ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे एक कही जा रही है कि हमारे एक अंग्रेजी द दोस्त, माने या ना माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। जब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर मैं भी खेलने लगूं। न लान की जरूरत, न कोट की, न नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है क्या, क्योंकि उनके सामान बड़े महंगे हैं। तो खेल शुरू हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि लेखक ना कहने का माध्यम कितना बढ़िया चुना है कि उन्होंने सीधे सीधे पाश्चात्य जो हमारे यहाँ पे खेल हुए, चाहे आप क्रिकेट को ले लें या कोई भी खेल ले लें, उस तरीके से उन्होंने पहले ही ये चीज बता दिया है कि किस प्रकार हमारे यहाँ के खेल हैं। जैसे गुल्ली डंडा, सिर्फ 2 लोग आए और कहीं भी हमने जमा लिए, बस मस्ती के साथ खेल लिए। तो हमारी कल्चर की या हमारी भारतीय परंपरा में जो खेल प्रचलित है, आप कह सकते हैं कि सस्ते दाम में भी मनोरंजन के लिए कम से कम उपलब्ध तो है। और पाश्चात्य खेलों की व्यवस्था करते करते तो पहले इतनी चीजें जुटानी पड़े, फिर आप मनोरंजन ले सकते। एक तुलनात्मक दृष्टि आपको प्रारंभिक फेज में ही दे दिया गया कहानी के आगे। फिर कहते हैं कि मजे से किसी पेड़ की टहनी वगैरह काट लेते हैं, बढ़िया हम लोग खेलते हैं। पर बिलाती खेलों में तो बहुत बड़ा ऐब यही है कि उतना तो पैसे ही नहीं होते, और नहीं होते फिर सामान महंगे हुए तो कैसे करेंगे। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च करो उधर, तो खिलाड़ियों में सुवार ही नहीं हो सकते। या गुल्ली डंडा की बिना हर्रे फिटकरी का चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे कि अपनी सभी चीजों से अरुचि पैदा हो गई है। हमारे यहाँ पे हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। किसी को ये नहीं सोचता कि जो चीजें इतनी सस्ती हैं, अंग्रेजी खेल उनके लिए जिनके पास धन है, हमारे पास, हमारे भारतीयों के लिए नहीं है। यानी आपने देखा कि स्टार्टिंग में ही बहुत ही आप कह सकते हैं कि ये कहने की एक कला है, अद्भुत कला है अपनी बातों का कहने का, प्रेमचंद जी का। जब वो हमारे भारतीय खेल को तवज्जो देते हुए, है ना, और जो हमारे यहाँ पे अंग्रेजी खेल को लोग वरीयता देते हैं, तो हमारे यहाँ भारतीय खेल को इन्होंने कैसे प्रतिस्थापित कर दिया और इन्होंने बता दिया जो अन्य खेल है वो तो अंग्रेजों के लिए है, वो हमारे लिए ना है। ना हमारे पास उतने पैसे, ना ही उसमें हम मनोरंजन का वो साधन देख सकते हैं। यहाँ पे तो कोई भी है और किसी के साथ भी आप खेल ले सकते हैं। और भी आगे चीजें कहते कि ये खेल जो है ना, यहाँ पे जो हमारे यहाँ दाम कौड़ी नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गरीब लड़कों के सिर क्यों ये व्यसन मरते हो। ठीक है, गुल्ली से आंखें फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाता नहीं है, तिल्ली फट जाने या टांग टूट जाने का भय नहीं। क्योंकि जो एक गांव से यहाँ पे एक दोस्त जो है वो गांव में रहा है, उनके 3-4 मित्र रहे हैं और वो मित्र मंडली के साथ इन्होंने बराबर गुल्ली डंडा खेला है। अभी वो बहुत बड़े पद पे हो चुके हैं, और पद पे जब वो हो चुके हैं तो वहां पे जब इनकी बात हो रही थी, किसी अंग्रेजी साहबजादे से बात चल रही है, और वो जो साहबजादे हैं वो क्रिकेट को तवज्जो देते हुए भारतीय खेल को उस तरीके से बता रहे कि हमारे यहाँ ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है और आपके यहाँ का गुल्ली डंडा। इन दोनों लोगों में लगातार तर्क वितर्क चलता रहता। उसी तर्क वितर्क में ये कहते हैं, जब वो सामने वाला कहता है कि आपके यहाँ अगर गुल्ली डंडा खेलो तो आंखें फूट जाती हैं, तो इधर से ये कह रहे हैं कि यार जब गुल्ली डंडा
खेलने से आंखें फूट जाती है, तो किसने कहा कि क्रिकेट खेलने से जो है टांगे नहीं टूटती या क्रिकेट से सिर नहीं फूटता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को वैसाखी से बदल कर बैठे हैं। खैर, ये अपनी अपनी रुचि है, मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातः काल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद नहीं था, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश नहीं थी। ये उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठ वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, न नहाने की सुध न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मतलब वो बता रहे कि हमजोलियों में एक लड़का था, गया नाम का था। वो मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली उंगलियां, बंदरों की सी ही चपलता व झल्लाहट झल्लाहट। गुल्ली कैसी हो, उस पर इस तरीके से वो लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। यानी इनके गुल्ली क्लब जो थे, उस गुल्ली क्लब में उसके चैंपियन के बारे में बता रहे हैं कि एक लड़का जो था गांव में, वो था चैंपियन, उसका नाम था गया। हमें नहीं पता वो कहाँ का था, लेकिन किसकी हम लोग इतने मस्त रहते थे मनोरंजन के उस साधन में, उस गुल्ली डंडा में, कि वो जो क्लब में हमारे था गुल्ली डंडा की खेलने में, वो था उसमें चैंपियन। वहां पे ये अपनी विशेषता वो बताए जा रहे हैं, जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत निश्चित है। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन हम, मतलब वो बताते कि एक दिन हम और गया दो ही खेल रहे थे। वो पदा रहा था, मतलब वो बता रहे कि मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बातें हैं कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट की भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चाले चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य, लेकिन गया अपने दांव लिए बगैर मेरा पिंड ना छोड़ता था। अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ, मैं घर की ओर भागा। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ, पदाया तो बड़े बहादुर बनके, पदने की बेर क्यों भाग जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा, न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरे दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो, मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो, वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तो मैंने खाया, तुमसे मांगने तो नहीं गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। ऐसा वार्तालाप चलता ही बचपन का कि कितनी हंसी ठिठोलियां थी, गांव का एक अपना ही मनोरंजन था। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही तो अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही दिए जाते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उससे मुझसे दाम लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यहाँ मेरा अमरूद ज्यों ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब नहीं होगा। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव टेकर जाओ, अमरूद समरूद में नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली नहीं, 2-1 चाटा भी जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला नहीं कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर में जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से मुझे शिकायत नहीं थी। यानी आपने देखा कहानी में नीच जाति या निम्न जाति की बात कहीं ना कहीं उस
समय में आप कह सकते हैं कि इतना ज्यादा प्रभावशाली स्थिति में रहा होगा कि आप हर एक कहानी में, चाहे वो दूध का दाम कहानी आपने देखा, सदगति कहानी देखी, ये कहीं ना कहीं ये चीजें कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी की आ ही जाती है, वो दर्द बयां हो ही जाता है, वो अपने कहने के कलेवर में उसको लपेट ही लेते हैं। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया, नई दुनिया देखने को खुशी मिली। मतलब ये होता नहीं कि अभी तो बचपना था, बचपन में सब साथ में खेल रहे थे, अब ये हुआ कि नई दुनिया में प्रवेश हुआ। अभी जैसे साथ में बच्चे खेल रहे हो और फिर ये अचानक पता चले कि अभी क्या है, यहाँ से छुट्टी, क्योंकि इनके पिता सरकारी नौकरी में है, तो अभी जाने की खुशी एक अलग होती है। अब वो उसको बहुत खुशी थी कि अब हम जा रहे हैं नए शहर, लेकिन दिक्कत ये थी कि आप वहां जा रहे हो, आपको उतना आनंद जितना गांव में था वो जरूरी है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके अच्छे खासे दोस्त हैं, देखिए हुआ क्या, बच्चा था, बच्चे में तो बहुत खुशी होती कहीं जाने की, पर दिक्कत ये थी कि हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख नहीं था उस समय। पिताजी दुखी थे, या बड़ा आमदनी का जगह था, अम्मा जी भर दुखी हुई, यहाँ सब चीजें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था, लड़कों से जीट उड़ा रहा था। वहां ऐसे घर थोड़े ही होते, ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे घर होंगे, आसमान से बातें करूंगा, वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेहल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। यानी होता नहीं है कि बच्चों में आपसी अगर कोई एक जगह पे गुल्ली डंडा खेलता हो और एक बच्चा उसी में से हो कि अब ट्रांसफर हो रहा है, उसको जाना है कहाँ पे, शहर में। और ज्यादातर लोग हो सकता है कि ग्रामीण बच्चे जो है, अब वो नहीं देखे हो उस तरीके से ऊंची ऊंची इमारतें क्या है, अब इनको ये सुनाया जा रहा है कि वहां पे ऊंची ऊंची इमारतें हैं, यहाँ पे भूमि, यहाँ गांव का परिवेश और शहर का बहुत अंतर है। तो एक नहीं है कि बड़ी बड़ी आंखें करके बच्चों का एक उत्साह होता है चीजों को सोचने और समझने का। तो बड़े धैर्य से इस बच्चे की बात सुन रहे सारे लोग, और उसको लग रहा है कि यार मैं सुना रहा हूं ना, तो मैं इन सबसे, मेरा कद काफी बड़ा हो चुका है। लेकिन बचपना था, कुछ नहीं पता था, उस समय नहीं एहसास था कि कितना आगे चल के मुझे दुख भी होगा। उसने कहा कि उन विचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे तुम तो भाग्यवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना है। और मरना भी यही। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा। अब यही बच्चा जो था, एक समय शायद गुल्ली डंडा में इतना मशगूल था, आज वो 20 वर्ष का होके इंजीनियरिंग करके बैठ वापस है। जैसे आप कहीं पे घर से बाहर हो, और घर से बाहर होने के बाद आप करीबन बाहर पढ़ाई की हो, फिर आप 20 वर्ष के बाद आ रहे हो भी इंजीनियरिंग पढ़ाई करके, और हो सकता है बहुत अच्छे ओहदे पे हो, और जो आपके साथ वाले बच्चे हैं वो वैसी कंडीशन में, इवन आप कह सकते हैं कि उसी माली हालत में। फिर आप दोनों लोगों का देखिएगा, जब हम कहते हैं कि स्टेटस हम मेंटेन नहीं कर पाते, हम उनसे काफी उठ गए हैं। अभी 20 वर्ष बाद है ना कि मोहल्ले में ऐसा दौरा करने के लिए आए थे, साहब बन चुके थे, और इन्होंने जब उसी मोहल्ले में एंट्री की जहां से वापस गए थे, तो जब वो पहुंचे, वहां पे कस्बे में पहुंचे और डाक बंगले में ठहरे, उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासी पति की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित ना था। जहां खंडहर था, पक्के मकान खड़े थे। आज जब वो 20 वर्ष बाद आया है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि 20 वर्ष तक वो गांव वैसे ही रहा। समय के साथ तो गांव भी चेंज हुआ है। अब गांव चेंज हुआ है तो गांव के बस नाम तक इनको पता है, आज वो जो इनके साथ है वो किन रूपों में है और कैसे वो बड़े हो गए, वो सारी चीजें उनके पास और कोई नहीं है, बस वो प्यारी सी बाल स्मृतियां बची हुई हैं। और वो उन चीजों को देख रहे हैं कि कैसे वो चीजें जो थी, मतलब बिल्कुल सपाट भूमि थी, आज वहां बड़े बड़े मंजिले खड़े हैं। उनको वो चीजें बस देख के लग रहा कि जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था, वहां अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो चुकी थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान नहीं होता तो मैं उसे पहचान तक नहीं सकता था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने होने, पुराने मित्रों से गले लगाने की अधीर हो रही थी। मगर वह दुनिया अब वो दुनिया नहीं थी, अब दुनिया बदल चुकी थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सासा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडे खेलता देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाठ में, रौब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, मतलब एक लड़के से पूछते वही खड़ा था, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? ये वही था जो इनके गुल्ली क्लब का, आप कह सकते हैं कि, है ना, बताया था इन्होंने कि मेरे गुल्ली क्लब का एक बहुत ही दमदार लड़का था। अब वहां पे जाके पूछते हैं कि भाई क्या पता है कि कोई ऐसा है नाम का?
तो जब वहां पे वो पता करते हैं, अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि बचपन में आपने उसका नाम हो सकता है कि गया रखा हो, है ना, हो सकता है कि गया बहुत दमदार खेलता हो तो बचपन में गया था ना, आज गया गया थोड़ी रह जाएगा। जब उन्होंने पूछा कि नाम, अचानक जब उन्होंने देखा और उससे पूछा कि मतलब कि तुम किसी ऐसे जानते हो कोई गया नाम के लड़के को, तो सामने वाला कहता है कि मैंने यूं ही, मतलब वो कहते कि जाकर जब एक लड़के से पूछा कि गया नाम का आदमी रहता है क्या, एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार। मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही है। हाँ है तो जरा उसे बुला ला सकते हो? लड़का दौड़ा हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव के साथ, मतलब वो बता रहे कि लड़का तेजी से गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसको गले लगा के लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? मतलब उसने बोला, दोस्त ने बोला जो आप साहब बन चुका है, उसने बोला कि गया क्या पहचानते हो मुझे? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में रहे। बहुत मजे में, तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा यहाँ सब कहाँ है? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेले, तुम पदाना हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। देखिए कि एक होता नहीं कि स्थिति में कितनी तब्दीलियां आ गई। आज भले ही वो गया, वो उस टाइप का गया नहीं रहा, लेकिन आज एक तरीके से देखा जाए तो वो बचपन का जो दोस्त है वो अब अफसर बन चुका है, और सामने के जो है वो उनके दोस्त उसी स्थिति में है। तो आज वो उसको संबोधित भी कह रहा है ना, तो साहब साहब करके ही संबोधित कर रहा है। और ये जो बड़ी खाई हो गई है ना, वो खाई बहुत अच्छे से गया को खेलने नहीं दे रही है। और ये इस चीज की पीड़ा किसको हो रही है? जो यहाँ की साहब हो चुके हैं। यानी दोनों में ये जो बढ़ती खाई है, और खाई से वो जो बचपन का आनंद नहीं ले पा रहे, ये खाई उनको कहीं ना कहीं वो चीजें एहसास दिला रही है कि आज इतना अंतर आ गया है कि हम अपने बचपन के दोस्त थे उसी तरीके से नहीं मिल सकते, क्योंकि हम एक पदवी में देखा जाए तो पदवी में से बड़े हो गए हैं। तो हुआ क्या, जब वो बहुत मुश्किल से बोला और तैयार हुआ, और उसने बोला कि मैं तो टके का मजदूर हूँ, आप तो एक बड़े अफसर हो। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप नहीं थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने गया था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा? पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेलेंगे। वहां कौन कोई देखने वाला बैठा होगा। मजे से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई का खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक मगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चल दिए। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। बता रहे कि मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह नहीं था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था। ये बता रहे हैं कि देखिए हमारी स्थितियों में जो ना, आज वो प्रसन्नचित्त मुद्रा, वो आनंद नहीं है, क्योंकि आज हमारे बीच दूरियां बहुत ज्यादा है। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, बड़ेपन और छोटेपन का। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आई थी कि नहीं, सच बताना। गए झेपते हुए बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किस लायक हूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था। नहीं, मेरी क्या गिनती आपके सामने। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है कि नहीं? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद मत दिलाओ। वाह, मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उसने मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल के पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी।
यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जिसे आप जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं भी हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वसीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उसे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया, और इस तरीके से वो बता रहे कि मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था, अभ्यास की कसर कोई बेईमानी से पूरा कर रहा, खुद जाने पर भी डंडा खेले जाता। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर जब ओछी चोट पड़ती है, वह जरा दूर पर गिरती है, तो मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा ताड़ लगाता। गया ये सारी बेकायदगियां देख रहा था, पर कुछ बोल ही नहीं रहा था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून सब भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिनी जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधे घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष। आज उसको लग रहा कि यार खेलने में ये चीज है, क्योंकि हमने कहा कि असमानता की खाई, बचपन में वो असमानता की खाई नहीं थी। आज वो बचपन की असमानता की खाई नहीं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि कद में एक कद होता है, पद होता है, इसमें बढ़ोतरी हो गई। आज वो उस तरीके से दोनों दोस्त नहीं है, इसलिए वो कोई असंतोष भी चाहिए नहीं कर रहा है। जबकि वही बचपना होता, और इस तरीके से अगर कोई भी बेईमानी करता खेल में तो तुरंत बच्चा होता है, बोल होता है। लेकिन यहाँ पे वो कुछ बोल ही नहीं रहा, और ये नहीं बोल रहा इसलिए परेशान है। सामने भले ही वो साहब है, लेकिन वो बचपन का वो आनंद लेना चाहते थे, पर उनको वो असंतोष ना जब प्रकट हो रहा, तो उनको लग रहा कि ये कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि हमारे सामने वही पद की बात आ जा रही है। तो आधे घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, और इस तरीके से उसने कोई वो दिखाया नहीं, तो फिर डंडे में लगती थी बेईमानी। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसे घपला करके जीता बचता। यही गर्दन पर वो कह रहे हैं कि देखो आज तो मैं कर रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा गया। लेकिन अगर बचपन में मैं ऐसा करता ना, तो ऐसा नहीं था कि ये कुछ नहीं करते, बल्कि गर्दन पर चढ़ बैठते। लेकिन आज मैं उसे कितने आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें ही भूल गया। सहसा गुल्ली पर डंडे में लगी, और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छुटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किस तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सच को झूठ बनाने की चेष्टा करूं। मेरा हरज ही क्या है, मैंने मान लिया तो वाह वाह नहीं, दो चार हाथ बदाना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूंगा, फिर कौन दावे देने आता। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा, टन से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट में लग गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, मुझे खुद ही आश्चर्य। इस सत्य को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। अभी देखिए, फिर से झूठ इन्होंने बोला साहब जी ने, लेकिन फिर से गया ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। फिर गया को साहब जी को ये समझ में आ गया, साहब यानी उनका जो बचपन का दोस्त था, उसने समझ लिया कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो कद है ना, ये सबसे बड़ी समस्या हमारी कद। इसीलिए जो है गया नहीं बोल रहा है। अदरवाइज अगर ये बचपन में होता ना, तो गया बोलता भी। और मेन चीज तो यही था ना कि ये आनंद लेने के लिए आए थे, पर वही चीज था, बार बार इनको वही दुख दे रहा था कि ये चीज आड़े क्यों आ जा रही है। उन्होंने कहा, हाँ किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज तो नहीं आती। तो उस तरीके से जब इन्होंने कहा, गया ने सारी चीजें बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया। फिर ये हुआ कि चलो भाई, अब गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, या ना जाने कितनी देर पड़ा है, इसलिए इसी वक्त मुआवला साफ कर लेना अच्छा होगा। तो नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं, गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास ना था। उसने 2 बार ताड़ लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार बुझ गए। 1 मिनट से कम में वह दांव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट में ही अपने दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो। मैंने उससे फिर से कहा, मतलब कि एक दांव और खेल लो, तुम पहले ही हाथ में कुछ हो गए हो। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास तो छूट गया। क्या कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, आप भी आओगे? जब आपको फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाओ। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने आया।
कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई बार लड़कपन के साथ ही निकले, मतलब बता रहे कई मेरे लड़कपन के साथ ही निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान ना सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वाह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। ताड़ लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती, कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदली आज नहीं थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वाले में एक युवक ने धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लोक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में नहीं था, पर दूसरों की इस खेल में मुझे वह लड़कपन का आनंद आ रहा था, जब हम सब कुछ को बोल कर खेल में मस्त हो जाते हैं। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला क्यों नहीं। केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियां की, पर उस पर वो जरा क्रोधित नहीं हुआ। इसलिए वह खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे पदाकार, मेरा कचमूर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, या अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी प्रेमचंद जी ने, कि आज वो क्या कर रहा था। आज मैं उसका साहचर्य, एक दोस्ती का, जो दोस्ती का हाथ होता है, जब दोस्त आपके दोस्त तभी रहते हैं। हम कहते नहीं कि इक्वली इंपॉर्टेंट क्यों हो दोनों लोग, या हम कहते हैं कि करीबन ये चीज तो हो कि हमारे सेम स्टेटस हो। अगर एक दोस्त आज अफसर बन गया है, वो इतना आगे निकल गया है, और दूसरा दोस्त वही गांव का, आप कह सकते हैं गांव का क्या, मान लीजिए वो अपनी रोजी रोटी का सब कुछ कर रहा है, आप इतना मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज वो अफसर नहीं है, तो वो दूसरे दोस्त का वो साहचर्य नहीं पा सकता। तो ये चीज गलत नहीं कहा गया है। ये दूरियां जो होती हैं समय के साथ, वो बढ़ती जाती है, गलत फहमियां बढ़ती जाती है। जैसे इन्होंने कहा कि कल वो मुझे दया का पात्र समझा होगा, या हम ये कह सकते हैं कि आज हम अपने दोस्त के सम्मान के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं। पर वो बचपन का, बाल्यावस्था का जो प्रेम होता है ना, वो बाल्यावस्था का प्रेम, वो साहचर्य हमें नहीं मिल सकता। क्योंकि जब भी हम अपने दोस्त से बात करेंगे, उसमें हमारे प्रति क्या होगा, मान सम्मान की भावना होगी। मुझसे वो खुलकर वो दोस्ती बचपन वाली दोस्तों की तरह वो शेयर नहीं करेगा बातों को। ये चीज इनको बहुत अंदर तक खाई, और कहानी हमको सुनाते सुनाते भी अंततः यही संदेश दे रही थी कि आज वो बाल्यकाल अवस्था का समय नहीं है। आज हमें हमारा साहचर्य नहीं मिल सकता, क्योंकि आज समय जो है वो उस तरीके से नहीं रहा जो हम पहले थे। आज हम पहले वाले नहीं रहे, क्योंकि हम आज साहब बन चुके हैं। और वो दोस्त मेरे लिए वो दोस्त नहीं रहा कि जो बचपन का दोस्त था। वो चीजें वो कह रहे हैं कि आज मेरी अफसरी, उसके और मेरे बीच में दीवार बन गई। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हमें में कोई भेद नहीं था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं सकता। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। देखिए लाइन कितनी, पंक्ति कितनी आपको द्रवीभूत करने वाली है, कि अब वो क्या हो गया, वो मुझसे बड़ा हो गया। मुझे ये एहसास दिला कि वो मुझसे पद में बड़ा हो गया, मैं उससे छोटा हो गया। भले ही मैं पद में बड़ा हूँ, साहब हूँ, पर उसने जो अदब, जो सम्मान, जो मान मर्यादा को रखते हुए मेरे सम्मान को नहीं ठेस पहुंचाया, उससे वो बड़ा हो गया, मैं छोटा हूँ। हालांकि मुझे इस बात का दुख है कि अपनत्व का जो एहसास था वो मेरा छिन गया। और आज मेरी बाल स्मृतियां, वो गुल्ली डंडा, वो आनंद, वो बचपन की जो चहलकदमी थी, उन सारी चीजों को हम स्मृतियों में संजोए याद कर रहे हैं। पर हमें तड़प इस बात की कि हमारे पास धन भी है, सब कुछ हमारे पास है, पर हम बाल्यावस्था का प्रेम सामने देखकर भी उसको अपनी तरफ खींच नहीं कर सकते, आकर्षित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बीच एक बहुत बड़ी दीवार आ चुकी है। तो होपफुली ये कहानी आपको समझ में आई होगी। मैं तो ये कहानी के बीच बीच में ही आपको संवेदना के जो भी पुट थे मैक्सिमम, उनको मैंने लिया है, आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग अगर किसी कंटेंट को, अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप हिंदी आवर प्राइड करके उसको सर्च करेंगे, और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे आप कंटेंट पा सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट जो सीरीज हम लोगों को चलेगा, एक दुनिया समानांतर कहानियों का चलेगा। अभी तो फिलहाल गुल्ली डंडा कहानी हुई है, अभी 2-3 कहानियां और भी हैं, 2-4।
तो वो आप लगातार इनको सुनते रहिए और एक दिन क्लास लेके इन पे जितनी भी शिल्प संवेदना है वो सारी कहानियों को करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।